हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आज सबकी स्टडी भी अच्छी से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले पढ़ने तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच गया था, पहले वाले पार्ट में क्लियर नहीं हो पाया था, उसे हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझना क्लियर करना, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज का क्लास बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार होने वाला है। हम लोग बहुत अच्छी चीज़ को सीखने वाले, बहुत अच्छा कंसेप्ट जो फ्रेंड्स हम लोग सीखेंगे। क्या क्या इस वीडियो में कूलॉम के नियम को सीखेंगे, कूलॉम्स का नियम क्या और उसका डेरिवेशन करेंगे जो कि एग्जाम में 5 नंबर के वाले आते रहते हैं। और फिर हम लोग सीखेंगे कूलॉम के नियम का सदिश रूप, कि कूलॉम का सदिश नियम को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, है ना, सब डेरिवेशन क्या होता है। और देखेंगे हम लोग कूलॉम के नियम का सीमा, कूलॉम का नियम कहाँ तक इसका लिमिटेशन होता है, कहाँ तक ये लग सकता है, इस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंस बीच में कंसेप्ट रहेगा, बात रहेगा, नोट्स पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। देखिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का, है ना। इसके पहले भी पार्ट 1 डाला गया है, कुछ बेसिक्स में था, बताया गया था। अब देखिए कूलॉम का नियम आखिर होता क्या है ना। अब मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था कि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें क्या होता है, हम लोग ओवरऑल पूरा की पूरा चीज़ आवेश की विरामावस्था के बारे में जानते हैं कि आवेश को यदि विरामावस्था में रखा गया है तो उसके कारण क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है, क्या क्या कुछ घटनाएं घट सकती है, उसी चीज़ का अध्ययन करते कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो जो कूलॉम का नियम भी है वो कहाँ लगेगा, बताइए आप लोग, आवेश की विरामावस्था पे, है ना। तो कूलॉम जो साहब थे, है ना, इनका आंगस्टीन डी कूलॉम नाम है, जो कि इन्होंने 1785 ईस्वी में इन्होंने इस नियम को दिया था। ये नियम क्या कहता भाई, ये नियम ये कहता दोस्तों कि यदि मान लीजिए, नियम ये कहता है कि निर्वात में या माध्यम में कोई दो बिंदुवत आवेश, बिंदु का मतलब डॉट के जैसा कोई बिंदु आवेश को यदि हम लोग रख देते हैं निर्वात या माध्यम में जो कि विरामावस्था में हो, मान लीजिए आवेश Q1 है और ये आवेश मान लीजिए आपका Q2 है, तो इसके बीच एक बल लगता है। इन्होंने ये बताया कि माध्यम में रखे गए किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, प्रतिकर्षण हो या आकर्षण, वो क्या होता है भाई, उसका रिजल्टेंट इन्होंने बताया। उन्होंने इसका क्या बताया, रिजल्टेंट बताया कि कितना बल लगेगा। उन्होंने ये बताया कि जो बीच में दोनों के बीच जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, F जो लगेगा, वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। F समानुपाती Q1 × Q2, ये पहला कंडीशन बताया, है ना। और उन्होंने एक और बताया कि दोनों के बीच में जो लगने वाला जो बल होता है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इन्होंने ये बताया था। देखिए कूलॉम साहब क्या बताए, देखिए बहुत सारे तो सबसे पहले तो ये क्या था, यूनान वाले लोग बोल दिए कि ये आकर्षण करता है, ये प्रतिकर्षण करता है। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब आए, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई इससे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है। फिर कूलॉम साहब आए कि भाई आकर्षण प्रतिकर्षण तो हो रहा है, बट कितना, बीच में कुछ फोर्स तो लगेगा ना, उस फोर्स का इन्होंने मैग्नीट्यूड बता दिया, है ना, न्यूटन के रूप में कितना बल लग रहा है, तो इन्होंने ये मैग्नीट्यूड बताया था। तो क्या बता, फिर से बोलता हूँ, कूलॉम का नियम क्या कहता है, कूलॉम के नियम क्या कहता है कि निर्वात या माध्यम में रखे गए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो Q1 Q2 1/r²। अब तो इसको दोनों समानुपाती जिन्हें हटाइएगा, तो गुना करिएगा दोनों को, तो F क्या हो जाएगा, Q1 × Q2/r² हो जाएगा। अब दोस्तों यदि हम सब जानते हैं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है ना, तो मैं यहाँ से यदि इसको हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट यहाँ पे K आता है, Q1 × Q2/r²। और दोस्तों जो K का जो मान होता है दोस्तों ना, यहाँ पे होता है 1/4πε0। तो यहाँ से आप लिखा सकते हैं F बराबर क्या आ जाएगा, 1/4π। अब बोलेगा सर ये इप्सिलॉन नॉट क्या है, मैं भी बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं सारा का सारा आपके डाउट को दम चमका दूंगा ताकि आपके दिमाग में एक भी डाउट ना रहे कि ये किसको क्या कहते हैं। ये आपका ओवरऑल कूलॉम का नियम आ गया। मैग्नीट्यूड कितना फोर्स लगेगा दो आवेश के बीच, F बराबर 1/4πε0। इसको क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन नॉट। बताता हूँ ये क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट × Q1 × Q2/r²। और दोस्तों जो जिसको पूरा जो मान होता है ना,
ये जो पूरा जो मान होता है मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ दोस्तों, ये जो इप्सिलॉन यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर जो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है मान, है ना। और यहाँ पे जो इप्सिलॉन नॉट का भी मान देखा जाए सिर्फ इप्सिलॉन नॉट का, तो ये होता है 8.854 × 10⁻−12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। अब बोले कि सर अभी तक बताया नहीं इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो दोस्तों जो इप्सिलॉन नॉट होता है उसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता। जो इप्सिलॉन नॉट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, निर्वात की विद्युतशीलता। अब बोले कि सर निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, हमको तो नया लग रहा है, 12th में नया नया आए हैं, नया चैप्टर है, पहला चैप्टर है, हमको पता नहीं चला कि विद्युतशीलता क्या होता है। तो बच्चों विद्युतशीलता ये बताता है ना कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र की सक्रियता कितना है, वहाँ पे एक्टिविटी कितना है, उसका एक तरह से बोला जाए तो इंटेंसिटी बताता है उस माध्यम में विद्युत क्षेत्र का सक्रियता कितना हो, है ना। विद्युतशीलता क्या बताता है, किसी भी माध्यम की क्या बताएगा, माध्यम की विद्युत सक्रियता को बताता है, सक्रियता, है ना। वहाँ पे कितना मैंने विद्युत क्षेत्र उससे फ्लो कर सकते हैं, वहाँ पे कितना एक्टिव रहेगा, ज़्यादा है कि कम है। किसी का मान लीजिए ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे समझिए कि विद्युत सक्रियता ज़्यादा हो गया। और निर्वात का 1 होता है ना, निर्वात का देखा जाए दोस्तों तो मान उसका 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये हो गया इप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता हो गया। इप्सिलॉन का मान कितना होता है 8.854 × 10⁻−12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। एग्जाम में साल ये आते रहता है, बोलता है इसका मान बताओ, है ना। और 1/4 पाई का मान देखा जाए तो वो आपका टोटल इतना होता है, ठीक है। ये यहाँ पे इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन इसको बोलते हैं। यदि मेरा वीडियो देखे होंगे आप लोग फिजिक्स के संकेत का, तो वहाँ मैंने पूरा बताया हूँ किसको क्या बोलते हैं। ये तो भाई हमारा डेरिवेशन हो गया कि यहाँ ऐसे फिगर पाएंगे, लिखे ऐसे करेंगे, लेकिन हम लोग को कुछ लिखना पड़ेगा एग्जाम में। कोई नंबर लिखने पे नहीं देता है, लैंग्वेज में देता है, सिर्फ ऐसे लिख देना तो नंबर तो देगा नहीं, कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे देखिए, अब आता है पे बात, क्या लिखेंगे। सन 1785 ईस्वी में कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने इस नियम का प्रतिपादन किया। हम लोग कौन सा नियम पढ़ रहे हैं, कूलॉम का नियम पढ़ रहे हैं। तो इस नियम का आपसे पूछ सकता है कब दिया गया था, तो 1785 ईस्वी में। वो एंगस्टन डी कूलॉम उनका पूरा नाम था। इस नियम का प्रतिपादन किए उन्होंने, बहुत सारी चीज खोज किए थे, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, यानी कि कौन सा, कूलॉम के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी माध्यम में स्थित दो बिंदु आवेश, कौन सा यहाँ पे रहेगा, कैसा चार्ज रहेगा, दो बिंदु आवेश रहेगा, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला कौन सा बल, कोई भी हो सकता है, वहां पे कोई नहीं है कि आकर्षण है प्रतिकर्षण, दोनों के लिए लागू होता है। लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, जो मैं लिखा हूं Q1 × Q2, गुणनफल के समानुपाती तथा जो उनके बीच की दूरी है, तथा उनके बीच की दूरी के क्या है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका स्टेटमेंट है। ये आप स्टेटमेंट पूरा ओवरऑल इतना लिखिएगा तभी आपका एग्जामिनर खुश होगा और आपको बातों से संतुष्ट होगा और तब आपको ये नंबर देगा ना। ये आपका ओवरऑल क्या स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट है, ये मैं जो पूरा लिखूँ ये स्टेटमेंट है। और उसके बाद आपको ये फिगर बनाना है Q1 Q2 करके,
और बीच में डिस्टेंस को दर्शाना है, और उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ये करने के बाद ये आपका ओवरऑल आ जाएगा। फिर यहाँ के बाद लिख देना जहाँ 1/4π का मान इतना होता है, फिर जहाँ पे साइन का मान इतना होता है, फिर इसको ये बोलते हैं निर्वात गतिशीलता। बस में यार अब बोलिए कि देखिए दोस्तों, एक जो रूल है, नियम जो है ना, रूल नियम लाज, ये जस्ट आपका गुरुत्वाकर्षण के नियम के जस्ट है। गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़े होंगे आप लोग 9th में, F बराबर G/m/r², है G m1/m2/r², कैपिटल जी होता है वहाँ पे। तो जस्ट उसी जैसा ये भी आपका रूल है, ये भी आपका व्युत्क्रमानुपाती का नियम का फॉलो करता है। तो इसको नोट करिए कूलॉम के नियम को, ताकि मैं आगे कुछ बताता हूँ यहीं पे इसी से रिलेटिव कुछ बात बताता हूँ जो आप एग्जाम में आता रहता है, विद्युतशीलता के बारे में, है ना, परावैद्युतांक के बारे में। फिर हम लोग आएंगे कूलॉम के नियम को, सीमा को देखेंगे, फिर इसका सदिश रूप देखेंगे। तब पर इसको नोट कर लीजिए आप। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते तो कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। बात वहाँ पे स्पेस कम था ना, इसलिए थोड़ा सा छोड़ाना पड़ा। देखिए जो यहाँ पे दोस्तों इप्सिलॉन नॉट का जो बीमा निकलेगा, उसका मात्रक तो जान ही लिए आप लोग, क्या मात्रक होता है इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, मैं क्या बताया था, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो बीमा जो इसका निकलेगा वो m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2। ये क्या इसका डायमेंशन आ जाएगा, किसका, इप्सिलॉन नॉट का। ये हो गया क्लियर। अब हम दोस्तों बात आता है इप्सिलॉन नॉट होता क्या है और इप्सिलॉन क्या होता है। देखिए इप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युत सक्रियता को प्रदर्शित करता है, और सिर्फ जो इप्सिलॉन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पता क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इप्सिलॉन नॉट क्या करता है, ये निर्वात की विद्युत सक्रियता को प्रदर्शित करता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता समझ आया, विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, बुक में पढ़े होंगे, एनसीईआरटी बुक में पढ़ते होंगे तो आपको समझ नहीं आता होगा, लेकिन अब आपको समझ आ जाना चाहिए। विद्युतशीलता कहलाता है, कोई दिक्कत। और दोस्तों एक क्या होता है हम लोग का, एक और पढ़ना हम लोग रहता है, वो इप्सिलॉन पढ़ना रहता है, वो सिर्फ इप्सिलॉन आता है। वो क्या होता है भाई, वो दोस्तों क्या होता है कि इप्सिलॉन को जो सी है ना, सी लिखिए और उसके बीच में ऐसे कर दीजिए, वो आपका इप्सिलॉन बन जाएगा। इप्सिलॉन क्या होता है दोस्तों, ये आपका माध्यम की, ये माध्यम की विद्युत सक्रियता, वो तो निर्वात को दर्शा रहा था ना, लेकिन कोई माध्यम रहेगा। माध्यम आपका वायु रह सकता है, धातु रह सकता है, पानी रह सकता है, अभ्रक, कुछ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत की सक्रियता को दर्शाता है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था ना, मेरे को कन्फ्यूजन रहता था, टीचर यहाँ से बच के निकल जाते थे, टीचर बच के निकल जाता था, तो वहाँ बच्चा कुछ पूछ नहीं पाता था। लेकिन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद एक टर्म्स आता है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, है ना, माध्यम का परावैद्युतांक, जिसको हम लोग इसको डिनोट करते हैं इप्सिलॉन आर से, है ना, जिसका बहुत यूज होता है आपको आगे चल के। अब देखिए ये क्या होता है दोस्तों, ये कुछ नहीं होता है, ये माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का रेशियो होता है, अनुपात होता है ना। मैं इसको समझाने के लिए इतना मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो इप्सिलॉन यहाँ पे आ जाएगा बटन में निर्वात का, तो इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फार्मूला हमको बन गया, चूंकि क्या फार्मूला बन गया, इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये बन गया फार्मूला। कोई दिक्कत, तो यहाँ से एक और फार्मूला हमको बन जाएगा, इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट। क्योंकि मैं इसलिए लिखा हूँ तो आपको क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जाम में ना आपका सवाल एमसीक्यू ये फार्मूला से भी दे देता है ना। तो ये निकल गया। इप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। इप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। इप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात के। आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं। देखिए ये जो इप्सिलॉन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। मैं पढ़ रहा हूँ ना, आप समझ, इसको ये उच्चारण होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से एक नोट पॉइंट ये डालिए आप लोग
कि जो वायु का जो परावैद्युतांक होता है, वायु के लिए जो इप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो दोस्तों आपका होता है 1। वायु का जो परावैद्युतांक होता है यानी कि इप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 1 होता है। आपको जहां भी न्यूमेरिकल में यदि इसका वैल्यू रखना हो तो 1 रखिएगा। और धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है, अनंत यानी इनफाइनाइट होता है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल बनाने वक्त आपको इसका यूज पड़ेगा, तो पुट करना पड़ेगा इस वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? विद्युतशीलता इप्सिलॉन समझा गया? मैं इप्सिलॉन को निचोड़ दे दिया हूँ। इप्सिलॉन क्या होता है, इप्सिलॉन आर क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, समझा दिया? कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट करिए ताकि मैं आगे बताता हूँ आपको कूलॉम के नियम का सीमा कहां तक की कंडीशन है, कहां तक ये लग सकता है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप देते हैं। इस कूलॉम के नियम का सीमा लिमिटेशन देते हैं कहां तक है, मैंने कि कहां तक लग सकता है, कहां नहीं लगेगा। देखिए, तो सबसे पहला नियम कूलॉम के नियम का सीमा यह कहता है कंडीशन कि यह केवल और केवल विराम में स्थित दो बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है। मतलब कूलॉम का नियम तभी लागू होगा जब कोई आवेश डॉट के फॉर्म में हो, बिंदुवत के फॉर्म में, विराम में हो, तभी कूलॉम का नियम लगेगा। यदि कोई चार्ज मोशन में हो, गति कर रहा हो, गतिशील हो आवेश, तो वहां पे कूलॉम का नियम नहीं लगेगा। ये विराम में ही लगता है स्थित आवेश के लिए। सेकंड कहता है रूल क्या कि यह कम या अधिक दूरी के लिए सही है, लेकिन इतना भी कम नहीं हो कि 10⁻15 मीटर से कम हो जाए। कम या अधिक दूरी के लिए लागू हो, कितना भी दूरी है लग जाएगा, कूलॉम का नियम एप्लीकेबल है। बट यदि डिस्टेंस दो चार्ज के बीच 10⁻15, जिसको हम बोलते हैं एक फर्मी बोलते हैं ना, एक फर्मी से भी कम हो तो वहां पे लागू नहीं हुआ। वो उतना कम जाएगा तो वो आपको चल जाएगा, एटम के अंदर चला जाएगा, वहां पे नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं परमाणु के अंदर नाभिक त्रिज्या कितना होता है, 10⁻15, तो वहां पे लागू नहीं होगा। थर्ड रूल क्या रूल कहता है कि वायु को छोड़कर शेष अन्य माध्यमों में कूलॉम बल का मान कम होता है। देखिए, वायु को छोड़ करके यदि कहीं अलग मीडियम में आप जाते हैं, दो चार्ज के बीच यदि कूलॉम फोर्स निकालना चाहते हैं, तो वहां दोस्तों बल का मान कम निकलेगा। बोले क्यों? इसलिए कम निकले दोस्तों क्योंकि हम सब जानते हैं कि वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है ना। इप्सिलॉन जो आर का मान होता है 1 होता है, इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ पे वायु में ही लगता है ना। वायु को छोड़ कर कहीं भी माध्यम जाइए, धातु वेला पानी जल कुछ, वहां आपका कुछ फोर्स ज्यादा ही लगेगा, है ना। सबसे कम लगता है कहाँ पे, कूलॉम बल का मान वायु में। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, कूलॉम के नियम का लिमिटेशन होगा। एग्जाम में आपको दे देता है, बोल देता है कूलॉम के नियम के सीमा को लिखे, या बोलेगा कि कूलॉम के नियम कहाँ तक लागू होता है ना, या किस पे लागू नहीं होता है, या इस बोला कूलॉम के नियम का अपवाद लिखे। तो ये सब चीज़ आता था एग्जाम में, इसलिए मैं इसको टॉपिक को कवर कर लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग पढ़ते हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप, है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, है ना। देखते हैं दोस्तों कूलॉम के जो वेक्टर फॉर्म से क्या क्या हम लोग प्राप्त करते हैं, क्या क्या हम लोग को जानकारी मिलता है, वो भी चीज को देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो कूलॉम के नियम का सदिश रूप लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए कूलॉम्स लॉ जो कूलॉम के नियम है उसी का बस बेस है, उसी का कुछ है नहीं, उसी का डेरिवेशन है, कुछ है नहीं अलग। तो इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए आपको दो को बिंदु आवेश, हम लोग जानते हैं कूलॉम के नियम क्या होता है, दो बिंदु आवेश लगता है। तो मान लो तो यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे दो आवेश है, ये मान लो तो Q1 है और ये आपका Q2 है। ठीक है, ये दोनों बीच में है। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आपका R है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेगा, देखिए हम मान लीजिए तो दोनों बल लगाते हैं। ठीक है, दोनों में एक दूसरे क्या होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण का बल लगा देते हैं। दोनों में दोस्तों समान चार्ज मान लीजिए, है ना, दोनों प्लस क्यू है। अब दोस्तों क्या होगा, Q1 दोस्तों फोर्स लगाएगा Q2 पे, फोर्स लगाएगा तो ये इधर भागेगा, तो इधर कितना भागेगा, Q2 पे लग रहा है ना, किसके कारण, Q1 के कारण, तो ये F21 हो जाएगा वेक्टर, है ना। अब Q2 ही फोर्स लगाएगा इस पे, क्योंकि हमने क्या बोला, समान प्रकृति के दो आवेश, दोनों पे चार्ज सेम है ना, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों प्रतिकर्षण करेगा, ये इसको ठेलेगा इधर, इसको ठेलेगा इधर। अब Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पे, तो इधर भागेगा, यहाँ पे क्या भागेगा, F12, कोई दिक्कत, देखिए Q1 फोर्स लगाया Q2 पे तो F21 हो गया।
अब Q2 फोर्स लगाया Q1 पे, तो F12 इधर फोर्स लग गया, मतलब कितना फोर्स लगाया F12, ये कितना लगाया F21 वेक्टर में। अब ये तो बात हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब Q1 ये लगाया, अब Q1 के दोस्तों इधर कुछ वेक्टर में लूंगा, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, तो Q1 से Q2 के डायरेक्शन में लूंगा एक वेक्टर फॉर्म, इसका नाम होगा R12। अब इधर से भी एक वेक्टर लगेगा R21, है ना, 2 से 1 की ओर है ना तो R21, और ये 1 से 2 है ना तो R12 हो गया, ठीक है। ये आपका वेक्टर हो गया, डायरेक्शन इसका देख लीजिए इधर है इधर है। अब इसी से हम लोग पूरा बना लेंगे डेरिवेशन। तो यहाँ से जो F1 टू F2 का तो मैग्नीट्यूड दोनों का होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी बताइए दोस्तों, फोर्स सेम लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, जितना ये फोर्स लगा रहा है Q1 Q2 पे, उतना ही फोर्स Q2 लगा रहा है Q1 पे, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि F21 का मैग्नीट्यूड F12 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। अब आपसे कोई बोला है कि Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, यानी Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, Q2 कारण F12, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में क्या आ जाएगा R स्क्वायर। और दोस्तों ये फोर्स तो लग रहा है, साथ साथ ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर भी आएगा ना, क्योंकि Q2 के कारण Q1 पे फोर्स कितना लगा F12, मैंने F12 लिख दिया। अब Q2 के कारण जो Q1 पे फोर्स लगा उसका डायरेक्शन किधर है R21 की ओर, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक R21 एक वेक्टर ऐसे ले सकते हैं, यूनिट वेक्टर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं। मैं मान लूंगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको करने से क्या होगा, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा कि R12 यूनिट वेक्टर है, ऐसे लगाने से कैप लगाने से ये पता चल जाएगा कोई यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्म आ गया, F12 का वैल्यू आ गया। आप इसी तरह से F21 का मान निकालना चाहेंगे कि कितना फोर्स लगेगा, है ना, चार्ज 2 पे, तो क्या हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब चूंकि फोर्स लग रहा है F21, तो F21 के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर है, कौन है वेक्टर R12, इसी के डायरेक्शन में ना, इधर जा रहा है, तो R12 यहाँ पे हो जाएगा यूनिट वेक्टर। तो ये आपका कूलॉम के नियम का सदिश रूप हो गया। अब इसे लिखना नहीं है आपको, एग्जाम में लिखना है, क्या लिखना है लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा माना कि समान प्रकृति के दो बिंदु आवेश माध्यम में स्थित है। दो प्रकृति कौन कौन आवेश है, Q1 Q2 है ना। अब यहां पे लिखेंगे क्या, Q1 आवेश के कारण Q2 पर कितना फोर्स लगा, Q1 का Q2 पर कितना लगा, तो कि इधर भाग रहा है F21, तो Q2 पर F21 तथा Q2 के कारण Q2 क्या चार्ज है ना भाई, Q2 के कारण Q1 पर कितना लगा, Q2 का Q1 इधर आ रहा है F12 बल लगा, तथा Q1 से Q2 डायरेक्शन में कौन सा एकांक वेक्टर है R1, उसको भी लिख दीजिए, तथा Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश क्या R12 कैप, तथा Q2 से Q1 की ओर, ये जो आप डायग्राम बनाए दोस्तों सब लिखना पड़ता है तभी नंबर मिलता है, ठीक है। Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश R21, ये हमारा ये लिखना पड़ेगा, तब इसका डायग्राम बनाइएगा, तभी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपका देखिए ये जो दोस्तों ये जो निकला ना, ये वाला आपका ये क्या निकला, ये वाला, ये जो दोनों दोस्तों है ना, यही आपका क्या कूलॉम के नियम का सदिश रूप है। आप बोले कि भाई ये है तो है क्या, इसका फायदा मुझे क्या, देखिए इसका फायदा तो यही है दोस्तों कि कूलॉम के नियम से दोस्तों आप ये पता कर सकते हो दोस्तों कि कूलॉम के नियम कैसा फोर्स है। तो कूलॉम के नियम कहाँ, केंद्रीय फोर्स है, केंद्रीय बल है ना, पहला आ जाएगा। और दूसरा इसे ये पता चला दोस्तों कि कूलॉम के नियम जो होता है ना, वो क्या होता है, कहाँ पे कार्य करता है,
तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। देख सकते हैं कि यहाँ जो F1 जो फोर्स लग रहा है F21 और F12 ये कहाँ कार्य कर रहा है, ये जो Q1 Q2 को आवेश को मिलाने वाला रेखा के ही अनुदिश कार्य कर रहा है। फोर्स जो लग रहा है F12 ये कहाँ इसी पे लग रहा है ना, इसी लाइन पे लग रहा है ना। तो दूसरा बात ये पता चलता है कि कूलॉम का नियम दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, ये हो गया पता चल गया। तीसरा नियम ये पता चलता है कि कूलॉम का जो नियम होता है वो समान प्रकृति के आवेश कूलॉम का नियम जो बल होता है वो परिमाण में समान होता है, परिमाण में मैग्नीट्यूड में समान होता है, लेकिन उसका दिशा अलग होता है। यदि F21 का देखा जाए तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, F21 का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बट F21 निगेटिव रहेगा तो F12 पॉजिटिव रहेगा, बस उसका सिंबल अलग रहेगा, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा कूलॉम का नियम समाप्त हो गया। इस 3 टॉपिक जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था जो मैंने खत्म कर दिया इस वीडियो में। तो आगे जो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आएगा पार्ट आएगा उसमें हम लोग इसके आगे टॉपिक सीखेंगे, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र के बारे में, यदि विद्युत क्षेत्र को रखेंगे 3 कंडीशन में अच्छी है नहीं अच्छी है, क्या कंडीशन आएगा तो उसके लिए वेट करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए बने रहेगा चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।